मैंने जल्दी जल्दी 3 चम्मच पानी निगल लिया, बस अपने पेट की आखिरी खाली जगह को भरने के लिए, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मेरा छोटा भाई अपनी खाई हुई सारी कैलोरीज सीधे मेरे शरीर में ट्रांसफर कर सकता था। वह कैमरे के सामने हंसते हुए दिल खोल कर खाता था और एक ऐसे मुकबांग स्ट्रीमर बन गया था जो अपनी भयानक भूख के लिए मशहूर था। वहीं दूसरी तरफ मैं 300 LB का एक मोटा इंसान बन गया था जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। मैं रोया, अपनी फियांसे से रुकने की भीख मांगी, लेकिन उसने घिन से मेरा हाथ झटक दिया। तुम बस अपने भाई से जलते हो क्योंकि वह कितना भी खा ले मोटा नहीं होता। अपनी आलसी हरकतों को सही साबित करने के लिए ऐसे बेवकूफ़ी भरे बहाने बनाना बंद करो। बाद में मेरे भाई ने एक लाइव स्ट्रीम चैलेंज किया जहां उसने एक ही बार में 100 जायंट हैमबर्गर्स खाए। उसे अनगिनत व्यूज मिले, जबकि मुझे अचानक दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल जाते समय एम्बुलेंस में मेरी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं, मैं ठीक उसी दिन वापस आ चुका था जब मेरे भाई ने फूड स्ट्रीमर बनने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस समय लिविंग रूम में मेरा भाई जी बाडा हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़े बेहद खुश दिख रहा था। मॉम, डैड, मैं सफल हो गया। पेंगुइन मीडिया ग्रुप ने मेरी क्षमता देख ली और मुझे फूड स्ट्रीमिंग दुनिया का किंग बनाने वाला है। मेरे माता पिता गर्व से मुस्कुरा उठे। यही तो हमारा बेटा है। बचपन से तुम इतना खाते आए हो और कभी 1 पाउंड भी नहीं बढ़ा। पूरे देश को तुम्हारा ये टैलेंट देखना चाहिए। बाडा, चिंता मत करो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। मेरी फियांसे लियू रुयान भी उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें प्रशंसा और जी बाडा के लिए छिपे बिना दिख रहे प्यार से भरी थीं। वह आगे बढ़ी और प्यार से जी बाडा के सिर पर हाथ फेरने लगी। बाडा, मुझे पता था तुम कर लोगे। ये सब मेरे बड़े भाई की वजह से हुआ। अगर वह बचपन से मेरे साथ इतना ज्यादा नहीं खाता तो मेरा पैलेट इतना अच्छा कभी नहीं बनता। अचानक सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। मेरे पिता की प्रशंसा भरी नजरें अचानक आलोचना में बदल गईं। ये चिंग, तुम्हें अपने छोटे भाई से सीखना चाहिए। देखो तुम कितने मोटे हो गए हो। तुम दोनों तो एक जैसे दिखते हो, फिर तुम्हारी बॉडी में इतना फर्क क्यों है? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इच्छा शक्ति होती तो बाहर जाते समय ली रुयन के लिए इतनी शर्मिंदगी नहीं बनते। ली रुयन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। मैंने सिर झुका लिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरा 300 LB शरीर, दिल के दौरे का दम घोंटने वाला एहसास, एम्बुलेंस के सायरन की चीख, वो दर्दनाक यादें मेरी आत्मा तक में जल चुकी थीं। अपनी पिछली जिंदगी में इस पल में सिर्फ उन्हें ये अजीब सच्चाई समझाना चाहता था। मैं उन पर चिल्लाया था कि जिबोदा जो भी हाई कैलोरी खाना खाता है उसका सारा फैट मेरे शरीर पर चढ़ जाता है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा मैं पागल हो गया हूँ, ईर्ष्या ने मुझे बिगाड़ दिया है। लेकिन इस बार मैं वही बेवकूफ़ी नहीं दोहराऊंगा। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। छोटे भाई, बधाई हो। जिबोदा के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। उसे कभी नहीं लगा था कि मैं बदल चुका हूँ। अब मैं वो लड़का नहीं था जो माँ बाप की कुछ कठोर बातों पर रो पड़ता था। ली रुयन भी हैरान हुई, लेकिन उसने जल्दी ही मान लिया कि मुझे अपनी जगह समझ आ गई है। वह मेरे पास आई और मुझे नीचे देखते हुए बोली, ये चुन, अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया। बोडा का करियर अभी शुरू हुआ है। बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए। बोडा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खुशी में आज रात हम इंपीरियल पवेलियन में दावत करने जा रहे हैं। मेरे पिता ने बड़े गर्व से हाथ लहराते हुए शहर के सबसे महंगे प्राइवेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर लिया। जिबोदा खुशी से चिल्लाया, थैंक्स डैड, मुझे उनका बुधा जंप्स ओवर द वॉल सूप और डोंगपो पोर्क नकल भी चाहिए। उसने 10 से भी ज्यादा तेल और मसाले से भरे डिशेस के नाम गिनाने शुरू कर दिए। वह जितना हर डिश का नाम लेता, मेरा दिल उतना ही डूबता जाता। पिछली जिंदगी में सिर्फ इस सेलिब्रेशन डिनर की वजह से मेरा वजन और 10 LB बढ़ गया था, और उसी दिन से जिबोदा का स्ट्रीमिंग करियर आसमान छूने लगा, जबकि मेरी सेहत अंधेरे गर्त में गिरती चली गई। अब उसके उत्साहित चेहरे को देखकर मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा था। जिबोदा, इस जिंदगी में तकलीफ तुम्हें होने वाली है। दावत की मेज तरह तरह के खाने से भरी हुई थी और जिबोदा की आंखें चमक उठीं। ये पोर्क नकल कितना सॉफ्ट है। ये क्रैब रो कितनी शानदार खुशबू दे रहा है। वह खाते हुए खाने की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहा था और उसकी बातें सुनकर मेरे माता पिता और लियू रुयान उसके चेहरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। मेरी माँ प्यार से उसके प्लेट में पोर्क नकल का एक बड़ा टुकड़ा रख रही थी, जबकि लियू रुयान धैर्य से उसके लिए श्रिम्प छील रही थी। वे तीनों एक खुशहाल परिवार जैसे लग रहे थे और मैं बस मेज पर रखा एक बेकार सजावटी सामान था। जिबोदा खाते खाते मेरी तरफ देखने लगा और उसने देखा कि मैंने अपने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। उसने माता पिता और लियू रुयन की तरफ मुड़कर चिंता का नाटक करते हुए कहा, भैया, आप खा क्यों नहीं रहे? क्या आप अभी भी सुबह मॉम और डैड की बातों से नाराज हैं? उन्हें दोष मत दो, वो सिर्फ आपका भला चाहते हैं। आपको सच में अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए।
मेज पर मौजूद गर्मजोशी भरा माहौल तुरंत जम गया। ये चेंग, अब तुम क्या नाटक कर रहे हो? पूरा परिवार आराम से खाना खा रहा है तो ये मुंह लटकाकर किसे दिखा रहे हो? सही कहा, बोदा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और तुम एहसान मानने की बजाय खाना खाने से भी इनकार कर रहे हो। क्या भूख हड़ताल करके विरोध करना चाहते हो? अपनी हालत देखो, 2 वक्त का खाना छोड़ दोगे तो मर नहीं जाओगे? लिू रुयान ने भी मुझे ठंडी नजरों से देखा। यचेंग, क्या तुम थोड़ा मैच्योर नहीं हो सकते? बोडा अब एक पब्लिक फिगर बनने वाला है। उसके परिवार होने के नाते क्या तुम इतना बचकाना व्यवहार बंद नहीं कर सकते? बिल्कुल वही आलोचनाएं, ठीक मेरी पिछली जिंदगी की तरह। लेकिन इस बार मैंने बहस नहीं की। मैंने बस अपनी छाती पकड़ ली और दर्द से भरी एक भारी सांस छोड़ी। मेरा शरीर लड़खड़ा गया और मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लिू रुयन ने चिढ़कर पूछा, अब क्या हुआ? मेरी छाती बहुत भारी लग रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, पेट भी बहुत फूला हुआ लग रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने उल्टी जैसा इशारा करते हुए कहा। दिल का दौरा पड़ने से पहले पिछली जिंदगी में मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। जी बोदा के चेहरे पर घबराहट की झलक उभर आई। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे, नाटक करना बंद करो। मेरे माता पिता भी मेरी हालत देखकर डर गए थे। अब मुझ में बोलने की ताकत भी नहीं बची थी और मेरी सांसें और ज्यादा भारी होती जा रही थीं। लिू रुयान ने मेरा पीला पड़ा चेहरा देखा और उसके चेहरे की झुंझलाहट थोड़ी हिल गई। ये नकली नहीं लग रहा। ठीक है, बहुत हुआ, खाना छोड़ो, अस्पताल चलते हैं। अस्पताल जाते समय जीबोदा ने एक शब्द तक नहीं कहा। वह बस लगातार मुझे देखता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि खाना उसने खाया था, फिर अचानक अपच के लक्षण मुझ में क्यों दिख रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि ग्रीस और कैलोरीज मेरे शरीर में फैल रही थीं। अस्पताल पहुंचते ही मुझे सीधे इमरजेंसी रूम ले जाया गया। मैंने डॉक्टर से सबसे कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करने को कहा। रिपोर्ट आने का इंतजार करते समय लिू रुयान और मेरे माता पिता बाहर बैठे थे। मेरी माँ का धैर्य साफ खत्म हो रहा था। मुझे यकीन है ये बस बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। शायद हाल की डाइट की वजह से लो ब्लड शुगर होगा। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला तो देखना मैं इसकी कैसी क्लास लगाती हूँ। इसे बस परेशानी पैदा करना आता है। लिू रुयन कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी कसकर सिकुड़ी भौहें सब बता रही थीं। सिर्फ जी बोदा की आंखों में अजीब दूरी थी। वह डर गया था। डर कि कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी समझ से बाहर था। कुछ देर बाद एक नर्स हाथ में मेडिकल फाइल लेकर बाहर आई। ये चंग के परिवार वाले कौन हैं? मेरे माता पिता और लिू रुयान तुरंत उसके पास चले गए। नर्स का चेहरा गंभीर था। पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, कृपया मेरे साथ आइए। उसकी बात सुनकर तीनों वहीं हॉलवे में जड़ हो गए। वे नर्स के पीछे डॉक्टर के ऑफिस में चले गए। कुछ पल बाद ऑफिस के अंदर से मेरी माँ की अविश्वास से भरी आवाज गूंजी, क्या सीवियर फैटी लिवर डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर भी खतरनाक स्तर पर है? डॉक्टर, आपको यकीन है कोई गलती नहीं हुई? मेरा बेटा सिर्फ 22 साल का है। अरिथमिया? ये कैसे हो सकता है? मेरे माता पिता और लिू रुयन बाहर निकले तो उनके चेहरे सुन्न थे। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उनके अंदर उलझन और भावनाओं का तूफान चल रहा हो। जीबोदा भी भाग कर आया और घबराकर बोला, उसकी हालत कैसी है? मेरी माँ के होंठ कांपने लगे, लेकिन काफी देर तक उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। लिू रुयन सीधे मेरे पास आई। या चंग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारी बॉडी की हालत ऐसे 50 साल के आदमी जैसी है जो सालों से लगातार बिंज ईटिंग करता रहा हो, लेकिन तुमने आज रात कुछ खाया ही नहीं। मुझे भी नहीं पता। मैं हाल में अपनी डाइट कंट्रोल कर रहा था। रोज सिर्फ उबली हुई सब्जियां खा रहा था और 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर रहा था। मुझे नहीं पता मेरा शरीर ऐसा क्यों बन गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कुशलता से कुछ आंसू निकालते हुए कहा। मेरी बातों ने लियो रुयान की उलझन और बढ़ा दी। ये सच था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने आज रात चॉपस्टिक्स तक नहीं उठाई थी। कोई इंसान जो इतनी सख्त डाइट पर हो, उसकी बॉडी अचानक इतनी डरावनी हेल्थ कंडीशन कैसे दिखा सकती है? ये पूरी तरह तर्क के खिलाफ था। तभी जी बोदा अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, जैसे वह बहुत दुखी और आहत हो। मौका जल्दी ही आ गया। मेरी वजह से हुई घटना के कारण जी बोदा की डेब्यू स्ट्रीम टाल दी गई थी, लेकिन पेंगुइन मीडिया ने उसे छोड़ा नहीं। उन्होंने उसके लिए एक और भी बड़ा लाइव स्ट्रीम तय किया, 1 घंटे में 10 कटोरे सुपर स्पाइसी फायर चिकन नूडल्स खाने का चैलेंज। इस लाइव स्ट्रीम के लिए कंपनी ने भारी प्रचार किया और उसकी इमेज बनाने में पूरी ताकत लगा दी। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पोस्ट्स पहले ही नेटाइजन्स की जिज्ञासा बढ़ा चुकी थीं। लाइव स्ट्रीम वाले दिन शुरू होने से पहले जी बोदा जानबूझकर मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। भैया, बाद में मेरी स्ट्रीम ध्यान से देखना। वह मेरे पास आया और ऊपर से मुझे घूरने लगा। कंपनी ने मुझे सबसे अच्छा फीचर स्पॉट दिलाया है। आज रात के बाद मैं एक असली इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा और आप यहीं फंसे रहोगे इस छोटे से कमरे में। फिर वह झुककर मेरे कान के पास फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। तुम जानते हो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो जलन देखना बहुत पसंद है, ये जानते हुए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जितना ज्यादा तुम तकलीफ झेलोगे, मैं उतना ज्यादा उत्साहित होऊंगा।
तुम्हारे शरीर का हर पाउंड फैट मेरी सफलता का मेडल है। मैंने सिर उठाया और उसके घिनौने चेहरे को चुपचाप देखता रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, मैं अचानक खड़ा हो गया। रुको, अब क्या? मैं उसके पास गया और उसका थोड़ा टेढ़ा हुआ कॉलर ठीक करने का नाटक करने लगा। तुम्हारा कॉलर थोड़ा टेढ़ा है। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके कॉलर को छुईं, मेरा दूसरा हाथ उसकी छाती पर लटक रहे जेड पेंडेंट को पकड़ चुका था। मेरी उंगलियों में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। मैंने अपनी पिछली और इस जिंदगी की सारी नफरत उस एक पल में उड़ेल दी। काम पूरा होते ही मैंने हाथ वापस खींच लिया और ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम्हारी स्ट्रीम के लिए शुभकामनाएं। जी बोदा ने मुझे शक भरी नजर से देखा, लेकिन जब उसे कुछ अजीब नहीं दिखा तो वह मुड़कर चला गया। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा और धीरे से लंबी सांस छोड़ी। इस बार सच में खेल पलट चुका था। फिर मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा और जी बोदा की लाइव स्ट्रीम खोल ली। वहां पहले से ही लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे थे। कमेंट्स उसकी तारीफ और उत्साह से भरे हुए थे। जी बोदा मुस्कुराया और सबको ग्रीट किया। फिर 10 कटोरे फायर चिकन नूडल्स बाहर लेकर आया, जो छोटे पहाड़ जैसे लगे हुए थे। जी बोदा ने गर्व से घोषणा की, आज मैं ये सब खत्म करके दिखाऊंगा। पलक झपकते ही उसने पहला कटोरा खत्म कर दिया। वह बड़े मजे से खा रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि खुद को मजबूर कर रहा हो। कमेंट सेक्शन हैरानी से फट पड़ा। ओ माय ची, इतनी स्पाइसी नूडल्स खा रहा है और चेहरे पर कोई असर तक नहीं। ये इंसान है या स्टील से बना हुआ है? लियू रुयान ने उसे 10 वर्चुअल यॉट्स गिफ्ट किए और कमेंट्स में लोग चिल्लाने लगे, भाभी सबसे बेस्ट हैं। मैं स्क्रीन को चुपचाप देखता रहा। जी बोदा को उस तेल भरे, नमकीन और हाई कैलोरी खाने को निगलते हुए देखता रहा, लेकिन इस बार मेरे शरीर में वो चिकनाई भरा एहसास बिल्कुल नहीं आया। उसकी जगह मुझे पहले कभी न महसूस हुई हल्केपन और राहत की भावना होने लगी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि सालों से मेरे पेट पर जमा फैट की परतें जैसे हल्की गर्म होने लगी थीं और धीरे धीरे पिघल रही थीं। क्या ये सच में काम कर रहा है? मेरी नज़र फिर स्क्रीन पर गई। जी बोदा तीसरा कटोरा खत्म कर चुका था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था, लेकिन उसने कहा कि ये स्पाइसी खाने की वजह से है। मगर मैं साफ देख पा रहा था, वो गर्मी वाला पसीना नहीं, बल्कि ठंडा और चिपचिपा पसीना था। उसका चेहरा भी अब थोड़ा असामान्य लगने लगा था, लाल पड़ चुका था। 5वें कटोरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी रफ्तार साफ धीमी पड़ गई। वह लगातार पानी पीने लगा और चेहरे की मुस्कान भी खिंची हुई लग रही थी। कमेंट्स आने लगे, क्या बोडा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है? हाँ, उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है। नहीं, शायद स्पाइसी खाने की वजह से इल्यूजन होगा। नहीं, मुझे तो लग रहा है उसकी शर्ट भी अब टाइट होने लगी है। और जब वह 7वें कटोरे तक पहुंचा, कुछ हो गया। उसने अचानक अपना मुंह ढक लिया और उसके पेट से जोरदार उथल पुथल की आवाज निकली। वो आवाज पूरी लाइव स्ट्रीम में गूंज उठी। सबने वो आवाज सुन ली। जी बोदा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने उल्टी को रोकने की कोशिश की, लेकिन शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया सिर्फ इच्छा शक्ति से नियंत्रित नहीं की जा सकती। वह लड़खड़ाता हुआ कैमरे की नजर से बाहर चला गया और अगले ही पल जोरदार उल्टियों की आवाज पूरी स्ट्रीम में गूंजने लगी। ब्रॉडकास्ट तुरंत रुक गया। सेकंड की खामोशी के बाद पूरा चैट रूम फट पड़ा। क्या मैंने सही सुना? 10 कटोरे चैलेंज करने वाला स्ट्रीमर 7 कटोरे के बाद ही उल्टी कर गया और खुद को मुकबंग गॉड कहता है। क्या पहले का सारा प्रचार खरीदा हुआ था? उसकी बनाई हुई इमेज पल भर में ढह गई। गालियां और मजाक कमेंट्स में बाढ़ की तरह आने लगे। जी बोदा की पहली ऑफिशियल डेब्यू पूरी तरह बर्बादी में खत्म हुई। मैंने कंप्यूटर बंद किया और लंबी राहत की सांस छोड़ी। मेरा शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस हो रहा था। असफल लाइव स्ट्रीम के बाद जी बोट के अकाउंट से एक ही रात में 100,000 से ज्यादा फॉलोअर्स चले गए। कमेंट सेक्शन उसे फ्रॉड कहने वालों से भर गया। उस दिन मेरे पिता गुस्से में लिविंग रूम में इधर उधर घूम रहे थे और लगातार बड़बड़ा रहे थे, बेकार, पूरी तरह बेकार। दूसरी तरफ मेरी माँ जी बोट को गले लगाकर जोर जोर से रो रही थी। जी बोट इतनी बुरी तरह रो रहा था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मॉम, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरा पेट अचानक बहुत भरा हुआ और अजीब लगने लगा। ये याचुंग था, उसने जरूर कुछ किया होगा। उसने अचानक सिर उठाया और मुझे घूरने लगा। स्ट्रीम शुरू होने से पहले उसने मुझे छुआ था। मुझे यकीन है उसने मेरे साथ कुछ किया। मेरी माँ तुरंत मेरी तरफ दौड़ी और मुझे मारने के लिए हाथ उठा दिया। मनहूस, मुझे पता था ये तुम ही थे। तुम अपने भाई को सफल होते देख ही नहीं सकते। तुमने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं जरा भी नहीं हिला, बस शांत नजरों से उन्हें देखता रहा। मॉम, आपके पास कोई सबूत है? मेरी माँ का हाथ हवा में ही रुक गया। हाँ, सबूत कहाँ था? मैंने सिर्फ उसका कॉलर छुआ था। क्या उसे सबूत माना जा सकता था? क्या वह सबको बताएगा कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं और मैं दिमाग से उसे उल्टी करवा सकता हूँ? कौन विश्वास करता? मेरी बातों ने माँ को चुप करा दिया। पिता गरजे, हमें और किस सबूत की जरूरत है? इस घर में जितनी भी मुसीबतें आई हैं,
हर चीज में तुम्हारा हाथ रहा है, पहले तुम्हारी बीमारी और अब उसकी लाइव स्ट्रीम। याचुंग, तुम चलते फिरते दुर्भाग्य हो। उसी समय लिऊ रुयान आ गई। जीबोट ने उसे देखा तो जैसे उसे कोई रक्षक मिल गया हो। वह दौड़कर उसके गले लग गया और रोते हुए बोला, रुयान, मेरा करियर खत्म हो गया। ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ। लिऊ रुयान उसे धीरे धीरे सांत्वना देने लगी, लेकिन उसने जो नजर मेरी तरफ डाली उसमें सिर्फ निराशा और ठंडा फैसला था। याचंग, हमें बात करनी है। वह मुझे बैल्कनी पर ले गई। याचंग, हमारी एंगेजमेंट यहीं खत्म करते हैं। उसने बिना एक पल रुके ये शब्द कह दिए। मेरे दिल में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, एक हल्की सी लहर तक नहीं, बल्कि मुझे ये थोड़ा मजेदार लगा। पिछली जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने बेरहमी से मुझे छोड़ दिया था। क्यों? जरा खुद को देखो। तुम मोटे हो, आलसी हो और बहुत छोटे दिल वाले हो, इतने घटिया कि अपने ही भाई से जलते हो। बोदा को देखो, वह कितना मेहनती है, कितनी जिंदगी है उसमें, अपने सपनों के लिए सब कुछ झोंक देता है। तुम मेरे लायक नहीं हो और जी परिवार के भविष्य के मुखिया बनने के भी लायक नहीं हो। वह इतनी दृढ़ता से बोल रही थी जैसे मैं कोई माफ न किए जाने वाला अपराधी हूं। मुझे लगता था तुम बस शांत और समझदार हो, लेकिन अब समझ आया कि वो शांति नहीं थी, वो अंधेरा था। तुम्हारे अंदर एक बदसूरत मॉन्स्टर छिपा है जो किसी को खुद से बेहतर होते नहीं देख सकता। या चिंग, तुमसे मुझे घिन आती है। ये कहकर वह बिना एक पल रुके मुड़कर चली गई। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और अचानक आवाज लगाई, लिऊ रुयिंग, तुम्हें इसका पछतावा होगा। आज तुम जिस चीज को छोड़ रही हो वो सच्चाई के करीब आने का तुम्हारा आखिरी मौका है। लिऊ रुयिंग के कंधे एक पल के लिए तन गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिविंग रूम में जी बोदा अभी भी रो रहा था। लिऊ रुयिंग उसके पास गई और धीरे से बोली, बोदा, डरो मत, मैं हूं ना। अगर वो स्ट्रीमिंग कंपनी काम नहीं करेगी तो दूसरी ढूंढ लेंगे। मेरे पिता का एक दोस्त शेंगशी एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर है, मैं कल तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। जी बोदा की आंखें चमक उठीं। शेंगशी एंटरटेनमेंट? वो तो देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक है, पेंगुइन मीडिया से 10 गुना बड़ी। सच में? रुइंग, बिल्कुल। जब तक वो चीज तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें उसे पाने में मदद करूंगी। लेकिन अचानक उसकी आवाज बदल गई और उसकी नजरें तेज हो गईं। हमें उस कांटे को हमेशा के लिए हटाने का कोई तरीका निकालना होगा। उन दोनों की नजरें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। मैं मन ही मन व्यंग्य से हंसा। मुझे हटाना चाहते हो? मैं मन ही मन व्यंग्य से हंसा। मुझे हटाना चाहते हो? मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम ये कैसे करोगे। अगले दिन जी बोदा और लिऊ रुयान शेंगशी एंटरटेनमेंट गए। इस बीच मेरे माता पिता ने मुझ पर और भी सख्त नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे कमरे पर एक डेडबोल्ट तक लगा दिया। खाना देने के अलावा मुझे कमरे से एक कदम भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि मुझे उस शांति से कोई परेशानी नहीं थी। मैंने उस समय का इस्तेमाल जेड पेंडेंट की शक्ति को समझने में किया। मुझे पता चला कि इस एबिलिटी को रिवर्स करने के लिए मेरी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च होती है। मेरी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च होती है। हर बार जब मैं इसे एक्टिवेट करता, मेरे ऊपर थकान की एक लहर टूट पड़ती। इसके अलावा रिवर्सल इफेक्ट का संबंध मेरे और जीबोदा के बीच की दूरी से भी लगता था। जितनी कम दूरी उतना ज्यादा असर। अगर मैं किसी चीज के जरिए इसे अप्रत्यक्ष रूप से एक्टिवेट करता तो उसका असर बहुत कम हो जाता था और उसमें देरी भी होती थी। बिल्कुल स्पाइसी चिकन नूडल्स वाली स्ट्रीम की तरह उसका असर जीबोदा के 7वें कटोरे तक शुरू नहीं हुआ था। अगर उस समय मैं उसके बिल्कुल पास होता तो शायद वह पहला निवाला खाते ही उल्टी कर देता। मुझे उसके साथ लंबे समय तक और बहुत करीब रहने का मौका चाहिए था, और वो भी किसी बड़े पब्लिक इवेंट में। जीबोदा और लिऊ रुयान वापस लौट आए। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मॉम डैड, शेंगशी एंटरटेनमेंट ने मुझे साइन कर लिया। उन्होंने कहा कि बिना वजन बढ़ाए खाने वाला मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आकर्षक है और वो सिर्फ मेरे लिए एक रियलिटी शो बनाने वाले हैं। कैसा शो? अल्टीमेट कैलोरी चैलेंज। प्रोडक्शन टीम न्यूट्रिशनिस्ट्स और फिटनेस ट्रेनर्स को लाएगी ताकि बोडा की पूरी डाइट और बॉडी स्टैट्स को मॉनिटर किया जा सके। वे पूरी दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि बोडा सच में चुना हुआ इंसान है, एक असली कैलोरी ब्लैक होल। पहली फिल्मिंग शहर के सेंट्रल प्लाजा में होगी और वहां 100 ऑडियंस मेंबर्स को भी बुलाया जाएगा ताकि वे मौके पर इंटरैक्ट कर सकें। अपने कमरे के अंदर मैंने मन ही मन सोचा, वांडा प्लाजा, लाइव ब्रॉडकास्ट, 100 ऑडियंस मेंबर्स, क्या ये वही स्टेज नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? जीबोदा को भी साफ तौर पर कुछ समझ आया था। वह मेरे दरवाजे के बाहर आया और घमंड भरी आवाज में बोला, भैया, क्या आपने सुना? इस बार किसी को ये शक न हो कि मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान चीटिंग कर रहा हूं, इसलिए कंपनी सबसे सटीक बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर इस्तेमाल करेगी। ये मेरी बॉडी के सारे स्टैट्स को रियल टाइम में ट्रैक करेगा और उन्हें प्लाजा की बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। देखते हैं इस बार आप क्या कर सकते हो। ओह हाँ, लिऊ रुइयन ने प्रोडक्शन टीम को मनाकर आपको स्पेशल गेस्ट के तौर पर भी बुलाया है।
उसने कहा कि वो चाहती है आप अपनी आंखों से देखें कि मैं कैसे ऊपर चढ़ते हुए आपको पैरों तले कुचलूंगा। बेहतर होगा कि आप वहां जरूर आएं। उनकी जीत से भरी हंसी दरवाजे के बाहर गूंजती रही। मैं दरवाजे से टिक गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। सच में किस्मत आज मेरे साथ थी। जी बोदा, लिू रुयान, तुमने जो मंच मेरे लिए तैयार किया है वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें और वहां मौजूद पूरी ऑडियंस को ऐसा प्रदर्शन दिखाऊंगा जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। उस दिन मेरे माता पिता मुझे किसी कैदी की तरह वांडा प्लाजा लेकर गए। जब लिू रुयान ने मुझे देखा तो उसने मुझे बस घृणा भरी नजर से देखा। या शेंग, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखना, देखना कि तुम्हारे और बोडा के बीच कितना बड़ा फर्क है। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरी आंखें चुपचाप स्टेज पर टिकी हुई थीं। जल्द ही भीड़ की तालियों के बीच आज का स्टार जी बोदा शानदार अंदाज में मंच पर आया। वह बेहद आत्मविश्वासी लग रहा था। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। हेलो एवरीवन, मैं जी बोदा हूँ। प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले उसकी शुरुआती बॉडी कॉम्पोजिशन मेजरमेंट होनी थी। वह हाई प्रिसिजन मशीन पर चढ़ गया। कुछ ही पलों में बड़ी स्क्रीन पर आंकड़ों की एक सूची दिखाई देने लगी। हाइट 5'6", वेट 99 lbs, बॉडी फैट परसेंटेज 88.2%। सारे आंकड़े लगभग परफेक्ट थे। वहां मौजूद न्यूट्रिशनिस्ट भी इन परिणामों को देखकर हैरान रह गया और बोला कि ऐसा शरीर 100 साल में एक बार देखने को मिलता है, एक परफेक्ट मेटाबॉलिज्म वाला शरीर। अब शुरू होने वाला है आज का मुख्य कार्यक्रम, अल्टीमेट कैलोरी चैलेंज। हमारे एक्सपर्ट्स के अनुमान के अनुसार इस पहाड़ जैसे खाने में कुल 20,000 से ज्यादा कैलोरीज हैं। ये उस खाने से भी ज्यादा था जो एक औसत वयस्क पुरुष पूरे एक हफ्ते में खाता है। ये उस खाने से भी ज्यादा था जो एक औसत वयस्क पुरुष पूरे एक हफ्ते में खाता है। जिबोटा को बस इतना करना था कि वह 2 घंटे के अंदर ये सब खत्म कर दे। और इसी के साथ चैलेंज अब शुरू होता है। होस्ट के इशारे पर जिबोटा ने एक बीफ हैमबर्गर उठाया और अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वह तेजी से और बेहद शालीन अंदाज में खा रहा था। उसका हर निवाला ऐसा लग रहा था जैसे किसी फूड कमर्शियल से सीधे निकला हो। वह खाते खाते होस्ट के साथ मजाक भी कर रहा था और बिल्कुल आराम में दिख रहा था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मेज पर रखा खाना साफ नजर आने वाली रफ्तार से गायब होने लगा। लेकिन जिबोटा खुद बिल्कुल भी नहीं बदला। वह अभी भी पतला और ऊर्जा से भरा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम डेटा दिखा रहा था कि पानी की कमी की वजह से उसका वजन 0.2 lb कम भी हो गया था। पूरा वेन्यू हैरानी से गूंज उठा। ओह माय गॉड, ये कैसी डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है। सच में इसका वजन नहीं बढ़ता। ये तो अविश्वसनीय है। देख रहे हो यूजिंग, यही सच है, यही साइंस है। तुम्हारे बेवकूफ़ी भरे झूठ फैक्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी नजरें लगातार जिबोटा पर टिकी रहीं। स्टेज पर खड़े हुए मैंने अपनी जेब में रखे जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। समय लगभग आ चुका है। जैसे ही जिबोटा ने पिज्जा का आखिरी स्लाइस उठाया, मैं स्टेज पर चढ़ गया। मेरी हरकत ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। ये आदमी कौन है? ये बहुत विशाल है। मुझे लगता है ये जिबोटा का बड़ा भाई है। सिक्योरिटी मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लिू रुयान ने उन्हें इशारा किया। उसने उन्हें पीछे हटने को कहा। शायद उसे लगा कि मैं मंच पर सार्वजनिक रूप से पछतावा करने आया हूँ, जिबोटा से माफी मांगने। वह मुझे इस दयनीय और बदसूरत हालत में देखना चाहती थी। मैं मंच पर चढ़ा और जिबोदा से सिर्फ 3 कदम दूर जाकर रुक गया। जब जिबोदा ने मुझे देखा, वह चौंक गया। भैया, आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? क्या आखिरकार आपको सच्चाई समझ आ गई? क्या आप पूरे देश के सामने मुझसे माफी मांगने वाले हो? नहीं, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने आया हूँ। इतना कहकर मैंने उसे छूने की बजाय उसके पैरों के पास रखी प्रिसिजन स्केल की तरफ इशारा किया। जिबोदा, क्या तुम हिम्मत करके एक बार फिर उस पर चढ़कर मेजरमेंट करवा सकते हो? मेरी बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए। जिबोदा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने स्वाभाविक रूप से एक कदम पीछे ले लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं चैलेंज के बीच में हूँ। मैं अभी मेजरमेंट क्यों करवाऊंगा? या चेंग, परेशानी फैलाना बंद करो। वहां से नीचे उतरो। स्टेज के नीचे से लिू रुयन ने भौहें सिकोड़ते हुए जोर से चिल्लाया। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजरें जिबोदा पर टिकी रहीं, जबकि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा हाथ अब भी जेड पेंडेंट पकड़े हुए था, जो धीरे धीरे गर्म होने लगा था। मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और दोनों जन्मों की नफरत उसमें उड़ेल दी। क्या हुआ? डर गए? क्या तुम कैलोरी ब्लैक होल नहीं हो? क्या तुम जन्म से ऐसे नहीं हो कि कभी मोटे नहीं हो सकते? ये तो सिर्फ 20,000 कैलोरीज हैं। तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। या फिर जो कुछ भी तुमने खाया, मैं जानबूझकर रुका, फिर अर्थपूर्ण तरीके से अपने सूजे हुए शरीर पर हाथ फेरा। जिबोदा की आंखें सिकुड़ गईं। चुप रहो पागल! उसका अचानक गुस्से में फटना पूरे माहौल को अजीब बना गया। ऑडियंस आपस में फुसफुसाने लगी। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ इशारा कर रहा हो। मीडिया के सारे कैमरे हमारी तरफ घूम गए। लिू रुयान अब शांत नहीं बैठ सकी। वह दौड़कर स्टेज पर आई और मुझे नीचे खींचने की कोशिश करने लगी। क्या तुमने अभी तक काफी परेशानी नहीं खड़ी की?
लेकिन जैसे ही उसका हाथ मुझे छूने वाला था, कुछ अप्रत्याशित हो गया। स्टेज पर खड़े जिबोदा ने अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसके चेहरे पर दर्द और भय का भयानक भाव उभर आया। वह झुक गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। सबकी डरी हुई आंखों के सामने उसका शरीर तेजी से हवा भरे जा रहे गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसका पूरा शरीर पागलों की तरह सूजने लगा। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर वह मुझसे भी ज्यादा मोटा हो गया था। सामने का ये डरावना और अजीब दृश्य देखकर हर कोई खामोश हो गया। बड़ी स्क्रीन पर आंकड़े पागलों की तरह बदलने लगे। वेट 99 LBS, एस्टोमेटिस LBS 330 LBS, बॉडी फैट 18%, 35%, 25%। आखिरकार आंकड़े रुक गए। वेट 570 LBS, बॉडी फैट 8.9%। एक ऐसा डरावना आंकड़ा जो जानलेवा हो सकता था। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये सच नहीं है। मेरा शरीर वापस करो, वापस करो। ऑडियंस की गुस्से भरी आवाजें गूंज उठीं। सब उसे फ्रॉड कह रहे थे। लियू रुयान पूरी तरह जड़ होकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में ऐसा डर और उलझन थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे मेरे वो शब्द याद आए जो मैंने पहले उससे कहे थे। सच, तो यही था सच। उसके होंठ कांपने लगे और उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और मैं बस उस पूरे हंगामे के बीच चुपचाप खड़ा था, अपने शरीर में पहले कभी न महसूस हुई हल्केपन की भावना महसूस करते हुए। मैंने अपनी कमर की तरफ देखा, जो अब साफ तौर पर पहले से पतली हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक चमकदार और सुकून भरी मुस्कान फैल गई। जिबोदा, क्या अब भी तुम्हें ये सफलता वाला मेडल पसंद है? मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन प्लाजा में लगे माइक्रोफोन्स की वजह से वो हर जगह साफ सुनाई दी। जिबोदा का रोना अचानक रुक गया। उसने अपना सिर उठाया, जो अब इतना मोटा हो चुका था कि उसके चेहरे की पहचान तक धुंधली पड़ गई थी। ये तुम थे, तुमने ये किया, तुमने मेरा फैट वापस मुझे दे दिया। लेकिन अब समझने से बहुत देर हो चुकी थी। क्या तुम्हें हमेशा ठूंस ठूंस कर खाना पसंद नहीं था? क्या तुम्हें मुझे तकलीफ में देखकर मजा नहीं आता था? आज से तुम्हारा खाया हुआ हर एक निवाला सीधे तुम्हारे अपने शरीर पर चढ़ेगा। इसका आनंद लो मेरे प्यारे छोटे भाई। उन 300 LB की महानता में जियो जो सच में तुम्हारी है। ये कहने के बाद मैंने बिना उसे दोबारा देखे खड़े होकर स्टेज से नीचे उतरना शुरू कर दिया। लियू रुयान अचानक अपनी स्तब्धता से बाहर आई। वह दौड़कर आई और उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। युए चेंग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बताओ कि ये सब सच नहीं है ना? वह ये मानने को तैयार नहीं थी कि जिबाता, जिसे वह हमेशा प्यार और सुरक्षा देती आई थी, असल में कोई ऐसा चोर था जिसने किसी अजीब शक्ति से किसी और का शरीर चुरा लिया था। और वो ये भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि जिस फियांसे को वह हमेशा तुच्छ समझती रही, नफरत करती रही, वही असली निर्दोष शिकार था। मैंने उसके चेहरे को देखा, जो अब पछतावे से पूरी तरह बिगड़ चुका था, और मुझे वो बेहद मजाकिया लगा। लियू रुयान, मैंने कहा था तुम्हें इसका पछतावा होगा, और अब खेल अभी शुरू हुआ है, और अब तुम्हारे पास दर्शक बनने का अधिकार भी नहीं बचा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे उस अराजक भीड़ में गायब हो गया। मेरे पीछे गूंज रही थीं जिबाता की निराशा भरी चीखें, लियू रुयान की दर्द से भरी फुसफुसाहटें और पूरी दुनिया का शोर। लेकिन मेरी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा शांत थी।